Hello students and welcome to the lecture. So students, as we know that we are covering the banking and financial abbreviations. ठीक है, बैंकिंग और वित्तीय संक्षिप्त अक्षर, ये जो है ये हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में कुछ चीजों को देखा था और मैं फर्स्ट पार्ट में आपको बता चुका हूं कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से, क्योंकि अक्सर जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। या तो आपको शॉर्ट फॉर्म देखे उसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो है किस लिए होता है, ये किस पर्टिकुलर चीज के लिए। ठीक है, तो यही चीज है जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कवर करना। ठीक, तो इस लेक्चर में भी हम कई सारी और बैंकिंग और वित्तीय संचित नाम को देखेंगे और अंत में हम जितना भी कवर करेंगे उसका एक छोटा सा सारांश या कहे छोटी सी एक समरी को देखेंगे। पर हर बार की तरह लेक्चर को शुरू करने से पहले एक छोटा सा असवीकरण या कहें एक छोटा सा डिस्क्लेमर है हमारे पास, जो हमें यहाँ पे समझ लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Disclaimer is like the images used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and you have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. असवीकरण, हमारे साइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के स्वामी हैं और आपको कोई भी चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा दें। सबसे पहला आज हम देखेंगे IEPF। इसे हम कहते हैं निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। इसे कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के प्रशासन के लिए गठित किया गया है। इसके बाद आता है हमारा IFC। IFC को हम कहते हैं द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। यह एक अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान है जो कि विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश, सलाहकार और परिसंपत्तिक प्रावधान या प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है। निवेश, सलाहकार और परिसंपत्तिक प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है। फिर आता है हमारा IIB। IIB को हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय निवेश बैंक या कहा जाए इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक। यह सदस्य देशों के आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 1970 में स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मुख्यालय मॉस्को, रूस में स्थित है। यूरोपीय क्षेत्र कार्यालय ब्रातिस्लावा, स्लोवाकिया में। ठीक है, उसके पश्चात आता है हमारा IIBF, जिसे हम जानते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के नाम से। यह एक पंजीकृत कंपनी है जो कि बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में शिक्षा प्रदान करती है। इसके पश्चात आता है हमारा IMF, जिसे हम अक्सर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, यह लगभग इंग्लिश में बोले तो उसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये 189 देशों का एक संगठन है जो कि वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तथा वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार की सुविधा प्रदान करने में काम करता है। उच्च रोजगार और टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए ये काम करता है। ठीक है,
इसके बाद आता है हमारा IMPS। IMPS को हम अक्सर इमीडिएट पेमेंट सर्विस के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, यह एक तत्काल भुगतान सेवा है जो भारत में एक तत्काल रियल टाइम अंतर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रणाली। IMPS मोबाइल फोन के माध्यम से अंतर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा प्रदान करता है। ठीक है, यह एक इंस्टेंट रियल टाइम इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर कर सकता है आपके मोबाइल से। फिर आता है हमारा IMT। IMT को हम इंस्टेंट मनी ट्रांसफर के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, यह एक नवीन घरेलू धन प्रेषण सुविधा है जो कि ग्राहकों को बैंक के ATM और खुदरा इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के माध्यम से केवल प्राप्तकर्ता के मोबाइल नंबर पर ही उपयोग करके प्राप्तकर्ता को पैसे भेजने की अनुमति देते हैं। यानी हम कह सकते हैं ये एक इनोवेटिव डोमेस्टिक मनी रेमिटेंस फैसिलिटी है जिसमें जो कस्टमर पैसा भेज रहा है वो रिसीवर को सिर्फ रिसीवर का मोबाइल नंबर डाल के ही ATM एंड रिटेल इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी के थ्रू पैसा भेज सकता है। ठीक है, यानी पुराने तरीकों की तरह आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, बैंक पर जाके फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहीं से डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके पश्चात आता है हमारा IPO। IPO हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। ठीक है, IPO का मतलब क्या होता है? ये होता है प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश। यह पहली बार है जब किसी निजी कंपनी का स्टॉक जनता को दिया जाता है। इंग्लिश में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई भी प्राइवेट कंपनी अपना स्टॉक लोगों के लिए खोल देती है, ऑफर कर देती है। IPO अक्सर छोटी छोटी कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं जो कि विस्तार करने के लिए पूंजी चाहते हैं, लेकिन वह सार्वजनिक रूप से ट्रेड करने वाली बड़ी निजी स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा भी किए जा सकते हैं। यानी IPO जो है वो अक्सर कैपिटल के लिए किया जाता है, यानी पैसा जुगाड़ने के लिए या लोगों से इकट्ठा करने के लिए किया जाता है ताकि जो आपका वो है ट्रेड है उसको बढ़ाया जा सके। हालांकि इसको अक्सर छोटी कंपनियां ही करती हैं, लेकिन कुछ बड़ी कंपनी जो है वो भी कई बार IPO लॉन्च करती हैं अपने नीचे काम करने वाली छोटी छोटी कंपनियों। ठीक है, IPO में जारीकर्ता एक अंडरराइटिंग फर्म की सहायता प्राप्त करता है जो यह निर्धारित करने में मदद करता है कि किस प्रकार की सुरक्षा जारी करनी है, सर्वोत्तम ऑफर प्राइस क्या रहेगा और जारी किए जाने वाले शेयरों की मात्रा और इसके मार्केट में लाने का क्या समय है। ठीक है, फिर आता है हमारा IPPB। इसे हम कहते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। डाक विभाग के अंतर्गत 100 सरकारी इक्विटी के साथ एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में भी ये निगमित किया गया है। फिर आता है हमारा IRBI। ये सार्वजनिक निजी क्षेत्रों में बीमार औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ साथ उन्हें पुनर्जीवित और पुनर्जीवित करने के लिए 1971 में 10 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। यानी इसका इंग्लिश में हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। ये जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ रिवाइव करता है और रिविटलाइज करता है उन इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की हो या प्राइवेट सेक्टर्स की हो, जिनकी परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय से ऊपर नीचे चल रही है और वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे। इन्हीं चीजों को लोन देने के लिए इसे स्थापित किया गया था 1971 में, और जो शुरुआती कैपिटल इसके अंदर दी गई थी वो थी 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ की शुरुआती कैपिटल के साथ ही इसे स्थापित किया गया। फिर आता है हमारा IRDAI। IRDAI इसको हम कहते हैं भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह जो है ये एक स्वायत्त वैधानिक एजेंसी है जिसे भारत में बीमा और पुनः बीमा उद्योगों को विनियमित करने और बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है। एजेंसी का मुख्यालय जो है वो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। यह एक ऑटोनोमस और स्टैट्यूटरी एजेंसी है
ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर आता है आपका आई एरो। आई एरो का तात्पर्य है ब्याज दर विकल्प से, इंटरेस्ट रेट ऑप्शन। यह एक वित्तीय डेरिवेटिव है जो कि धारक को ब्याज दरों में परिवर्तन से लाभ प्राप्त करने की अनुमति देता है। आमतौर पर यह गति एक अंतर्निहित बेंचमार्क दर का अनुसरण करती है, जिसे कि दर से वर्षीय ट्रेजरी नोट का प्रतिफल कहा जाता है। फिर आता है हमारा आई डबल आर, आंतरिक प्रतिफल दर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये जो मेथड है, ये प्रतिफल दर की गणना करने की एक विधि है। आंतरिक शब्द इस तथ्य को संदर्भित करता है कि इसकी गणना में बाहरी कारक जैसे कि मुद्रास्फीति या पूंजी की लागत शामिल नहीं होते। ठीक है। फिर आता है हमारा IAS-IC। सभी आर्थिक गतिविधियों को अंतरराष्ट्रीय मानक और औद्योगिक वर्गीकरण संयुक्त राष्ट्र का एक औद्योगिक वर्गीकरण प्रणाली है। रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के प्रकार के अनुसार डेल्टा को वर्गीकृत करने में IAS-IC का व्यापक उपयोग किया जाता है। KCC, जिसे हम किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत भी जानते हैं, भारतीय बैंकों द्वारा अगस्त 1998 में इसको शुरू किया गया था। यह मॉडल योजना सावधिक ऋण और कृषि आवश्यकताओं को प्रदान करने के लिए RV गुप्ता कमेटी की सिफारिशों पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा तैयार की गई, जिसे हम कहते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। फिर आता है हमारा KVP। KVP मतलब क्या हुआ? करूर वैश्य बैंक। भारत की एक पुरानी निजी बैंक क्षेत्र का बैंक है, जिसका जो मुख्यालय है वो तमिलनाडु के करूर में स्थित है। इसकी स्थापना 1916 में की गई थी एम ए वेंकटरमा चेट्टियार के द्वारा और अति कृष्णा चेट्टियार के द्वारा। ठीक है। इन दोनों ने मिलकर इसको स्टैब्लिश किया था करूर, तमिलनाडु में। फिर आता है हमारा KVIC। इसका मतलब है खादी और ग्राम उद्योग आयोग, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। भारत सरकार द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय है। संसद के अधिनियम खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित किया गया है। ठीक है। फिर आता है KVP, किसान विकास पत्र। यह एक लघु बचत साधन है जो लोगों को दीर्घकालीन बचत योजना में निवेश करने की सुविधा प्रदान करता है। इस योजना को मूल रूप से भारत सरकार द्वारा 1988 में शुरू किया गया था और 2014 में कुछ बदलावों के साथ फिर से शुरू किया गया। ठीक है। फिर आता है हमारा KYC। हाँ, याद रखिएगा 1988 में शुरू किया गया था, लेकिन 2011 से 13 के बीच में किन्हीं कारणवश इसे बंद कर दिया गया। फिर साल 2014 में से दोबारा से उठा लिया। केवाईसी को कहा जाता है अपने ग्राहकों को जानिए, यानी नो योर कस्टमर। यह एक वेबसाइट द्वारा अपने ग्राहकों की पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया है। इस शब्द का उपयोग बैंक और धन शोधन निरोधक नियमों के संदर्भ में किया जाता रहा है, जो इन गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। फिर आता है हमारा LAP। LAP का मतलब है स्थानीय बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक, लोकल एरिया बैंक। छोटे निजी बैंक हैं जिन्हें कम लागत वाली संरचनाओं के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो कि सीमित संचालन क्षेत्र में कुशल और प्रतिस्पर्धी वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं प्रदान करेंगे। फिर आता है हमारा LAF। इसे हम कहते हैं तरलता समायोजन सुविधा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। यह मौद्रिक नीति में प्रयुक्त एक उपकरण है जो बैंकों को पैसा उधार लेने की अनुमति देता है। LAF, तरलता समायोजन सुविधा, मौद्रिक नीतियों में उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण है जो बैंकों को
पुनर्खरीद समझौता के माध्यम से धन उधार लेने की अनुमति देता है। यह व्यवस्था बैंकों को तरलता दबावों का जवाब देने की अनुमति देती है और सरकारों द्वारा वित्तीय बाजारों में बुनियादी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग की जाती है। फिर आता है हमारा लाइबोर। लाइबोर को ही हम कहते हैं लंदन इंटरबैंक ऑफ रेट, एक बेंचमार्क दर है जो दुनिया के प्रमुख बैंकों के अल्पकालिक ऋणों के लिए एक दूसरे लेते हैं। उसके पश्चात आता है हमारा एलटीसीजी। एक दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ या हानि एक योग्य निवेश से होने वाला लाभ या हानि है जो कि बेचने से पहले 12 महीने से अधिक तक रखा गया। किसी संपत्ति की बिक्री की वह राशि जो कि पूंजीगत लाभ या हानि में गिनी जाती हो, बिक्री मूल्य और खरीद मूल्य के बीच एक अंतर है, या सरल शब्दों में वह राशि जो कि निवेशक ने संपत्ति बेचने पर कमाई या खोई। संयुक्त राज्य अमेरिका में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की तुलना में कम दर लगाई जाती है। इसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म लॉस इन अ गेन और लॉस फ्रॉम अ क्वालिफाइंग इन्वेस्टमेंट ओन्ड फॉर लॉन्गर देन 12। ठीक है। फिर आता है हमारा एलटीएम, जिसे हम कहते हैं दीर्घकालिक देय नोट्स, लॉन्ग टर्म नोट्स। यह शब्द एक कंपनी द्वारा किसी अन्य पक्ष के साथ किए गए समझौते को संदर्भित करता है जिसे पूर्व निर्धारित राशियों को विशिष्ट तिथियों पर भुगतान करने का एक औपचारिक लिखित वादा शामिल होता है। फिर आता है हमारा एमसीए, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। मुख्य रूप से ये कंपनी अधिनियम 2013 और 1956 और तथा अन्य संबंध अधिनियमों और इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रशासन से संबंधित है। मुख्य रूप से कानून के अनुसार कॉर्पोरेट क्षेत्र के कामकाज को विनियमन करने के लिए इसे बनाया गया। एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट, बैंक की न्यूनतम ब्याज दर को संबोधित करता है जिसके नीचे वह उधार नहीं दे सकता सिवाय कुछ मामलों में जिनकी आरबीआई द्वारा अनुमति दी गई हो। यह बैंक के लिए एक आंतरिक बेंचमार्क या संदर्भ दर है। माइबोर, मुंबई इंटरबैंक ऑफ रेट एंड इंटरबैंक दर, पुनरावृत है जो कि एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक को अल्पकालिक ऋण पर ली जाने वाली ब्याज दर है। बैंक उचित कानूनी तरलता के स्तर को बनाए रखने और नियामकों द्वारा उन पर रखी गई आरक्षित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंटरबैंक बाजार पे एक दूसरे को उधार लेते देते हैं और उधार देते हैं। इंटरबैंक दरें केवल सबसे बड़े और सबसे छोटे क्रेडिट योग्य वित्तीय संस्थानों को उपलब्ध कराई जाती है। एमआईसीआर, चुंबकीय स्याही पात्र पहचान, एक पात्र पहचान प्रौद्योगिकी है जिसका उपयोग मुख्य रूप से बैंकिंग उद्योग द्वारा चेक और अन्य दस्तावेजों को प्रसंस्करण और निकासी को आसान बनाने के लिए किया जाता है। एमआईएस, प्रबंधन सूचना प्रणाली, कंप्यूटर और अन्य बुद्धिमान उपकरणों के माध्यम से सूचना के प्रसंस्करण को संबोधित करती है जो किसी संगठन के भीतर प्रबंधकीय निर्णयों को प्रबंधन और समर्थन करने के लिए होता है। एमएसएस, बाजार स्थिरीकरण योजना, अर्थव्यवस्था में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर अतिरिक्त तरलता को वापस लेने के लिए आरबीआई द्वारा एक मौद्रिक नीति हस्तक्षेप है। एमएसएस को अप्रैल 2004 में पेश किया गया था। एमटीएन, मध्यम अवधि का ऋण, एक ऋण जिसकी परिपक्वता आमतौर पे 1 वर्ष से 10 वर्ष के बीच होती है। फिर आता है हमारा मुद्रा, माइक्रो यूनिट सप्लीमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक, भारत में एक सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्था है। यह सूक्ष्म वित्त संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को कम दरों पर ऋण प्रदान करता है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था। फिर आता है हमारा एनएवी, शुद्ध संपत्ति मूल्य, एक विशिष्ट तिथि या समय पर म्यूचुअल फंड या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का प्रति शेयर मूल्य है। दोनों प्रकार की प्रतिभूतियों के साथ फंड का प्रति शेयर डॉलर मूल्य इसके पोर्टफोलियो में सभी प्रतिभूतियों के कुल मूल्य फंड की किसी भी देनदारी और बकाया फंड शेयरों की संख्या पर आधारित होता है। फिर आता है हमारा एनबीएफसी, जिसे हम कहते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी वित्तीय संस्था, विभिन्न क्षेत्रों बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है लेकिन बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। आमतौर पर इन संस्थानों को जनता से पैसे लेने की अनुमति नहीं होती है। बैंकिंग नियमों के तहत आवश्यक पारंपरिक निवेश के दायरे से बाहर रखा जाता है। एनबीएफसी ऋण और क्रेडिट सुविधाएं, सेवानिवृत्ति योजनाएं, मुद्रा बाजार, हमीदारी और विलय गतिविधियों से बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर सकती है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एनडीएस,
जिसे हम कहते हैं नेगोशिएटिव डीलिंग सिस्टम। यह एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित है, जिसका उपयोग सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य मुद्रा बाजार उपकरणों के आदान प्रदान की सुविधा के लिए किया जाता है। नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम सरकारी प्रतिभूतियों के एक नए निर्गमों की मेजबानी के लिए भी जिम्मेदार रहेगा। इसके बाद आता है हमारा एनडीटीएल। एनडीटीएल को हम कहते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। बैंकों की जनता और अन्य बैंकों के साथ मांग और सावधि देनदारियों यानी जिसे हम जमा कहते हैं, उसका यह एक योग्य है, या ये कहा जा सकता है उसका एक सम है, जिसमें अन्य बैंकों के साथ साथ संपत्तियों को घटाकर बैंकों की शुद्ध देयता प्राप्त की जाती है। यानी जो नेट लायबिलिटी है बैंक्स की वो निकाली जाती है। बैंकों की जमा राशियां उनकी देयता है और उसमें जनता और अन्य बैंकों की मांग और सावधि जमा शामिल। ठीक है, यानी जो बैंकों ने पैसा जनता से लिया है वो उन्हें देना है। एनईसीएस, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा का संचालन को केंद्रित करना और प्रणाली में एक रूपता को दक्षता लाना है। एनईएफटी, इसे हम कहते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स एंड ट्रांसफर। यह एक राष्ट्रव्यापी भुगतान प्रणाली है जो एक से एक फंड ट्रांसफर की सुविधा को प्रदान करती है। इस योजना के तहत व्यक्ति, फर्म और कॉपरेटिव इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी भी बैंक शाखा से किसी भी व्यक्ति, फर्म या कॉपरेट को धन हस्तांतरित कर सकते हैं जिसका योजना में भाग लेने वाला देशों के किसी भी अन्य बैंक शाखा के साथ खाता है। एनएफए, नो फ्रिल्स खाता। यह एक बैंक खाता है जिसे शून्य बैलेंस के साथ खोला और बनाए रखा जाता है। यह शून्य या नाम मात्र शुल्क लगाता है और अनावश्यक सेवाओं या फ्रिल्स को समाप्त कर देता है। ऐसे खाते का नुकसान यह है कि अधिकांश प्रदान की जाने वाली सुविधाएं सीमित हैं। एक बार यह सीमा पार हो जाने पे बैंक इन सेवाओं के लिए शुल्क लेता है। फिर आता है हमारा एनएफएस। एनएफएस को हम अक्सर बुलाते हैं नेशनल फाइनेंशियल स्विच। भारत में साझा स्वचालित टेलर मशीनों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसे बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान आईडीबीआई द्वारा 2004 में डिजाइन, विकसित और तैनात किया गया, जिसका उद्देश्य देश में एटीएम को आपस में जोड़ना और सुविधाजनक बैंकिंग को सुगम बनाना था। यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित है। फिर आता है हमारा एनएचबी, राष्ट्रीय आवास बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जो कि 9 जुलाई 1988 को राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत स्थापित की गई थी। एनएचबी आवास के लिए एक शीर्ष वित्तीय संस्थान। इसके बाद आता है हमारा एनआईबी, नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसकी स्थापना 1970 के दशक में 5 नॉर्डिक देशों द्वारा मिलकर की गई थी, जिसमें आते हैं आपके डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। 2005 में एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया बैंक के सदस्य बन गए। फिर आता है हमारा एनपीए, गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यह एक क्रेडिट सुविधा के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके संबंध में ब्याज या फिर मूलधन की किस्त एक निर्दिष्ट अवधि के लिए पिछली देय बनी हुई। सरल शब्दों में यह एक परिसंपत्ति और गैर निष्पादित के रूप में टैग किया जाता है जब वह ऋणदाता के लिए आय उत्पन्न करना बंद करते हैं। एनपीसीआई अभी हमने देखा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत में सभी खुदरा भुगतान जिसे हम कहते हैं रिटेल पेमेंट सिस्टम, उसके लिए एक छत्र संगठन है। इसका उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को ई भुगतान सेवाओं तक अप्रतिबंधित पहुंच प्रदान करना है। एनपीएस, नेशनल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम, सरकार द्वारा प्रायोजित पेंशन योजना जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी। 2009 में सभी वर्गों के लिए खोल दी गई थी। एक ग्राहक अपने कार्यालय के दौरान नियमित रूप से पेंशन खाते में योगदान दे सकता है
एक मुश्त में कोष का एक हिस्सा निकाल सकता है और शेष कोष का उपयोग सेवा निर्मित के बाद नियमित आय सुरक्षित करने के लिए वार्षिक खरीदने के लिए कर सकता है। एनवीपी, शुद्ध वर्तमान मूल्य, जिसे हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। एक समय अवधि में नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य और नकदी वहीवार के वर्तमान मूल्य के बीच का अंतर है। एनवीपी का उपयोग पूंजी बजट में एक प्रस्तावित निवेश या परियोजना की लाभप्रदता का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। एनआरई सॉरी अनिवासी भय खाता वित्तीय संस्थान के साथ जमा किए गए धन को संदर्भित करता है, जो कि भारत के अंदर और बाहर दोनों जगह भारतीय और विदेशी मुद्रा के कुशल रूपांतरण और हस्तांतरण की अनुमति देता है। एनआरआई अनिवासी भारतीय या नॉन रेसिडेंट इंडिया, एक भारतीय नागरिक जो भारत के बाहर रोजगार, व्यवसाय या व्यवसाय करने के विदेश में रहता है या विदेश में रहने की अनिश्चित अवधि के इरादे का संकेत देने वाली परिस्थितियों में विदेश में रहता है, वह अनिवासी। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत का प्रमुख शेयर बाजार है जो मुंबई में स्थित है। एनएसई की स्थापना 1992 में देश के पहले डिम्यूचुअलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के रूप में हुई थी। फिर आता है हमारा एनएसएफडीसी। ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक संस्था है जो कि दोगुनी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों से संबंधित व्यक्तियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वित्त पोषण, सुविधा और धन जुटाने का काम करती है। फिर आता है हमारा ओसीबी। विदेशी कॉर्पोरेट निकाय का अर्थ है एक कंपनी या साझेदारी फर्म, समाज और अन्य कॉर्पोरेट निकाय जो भारत के बाहर स्थित हैं लेकिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनिवासी भारतीयों द्वारा कम से कम 60% स्वामित्व में है। इसमें विदेशी ट्रस्ट भी शामिल है, जिसमें कम से कम 60% लाभकारी हित अनिवासी भारतीय द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लेकिन अपरिवर्तनीय रूप से धारित है। ओईसीडी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन 34 सदस्य देशों का एक समूह है जो आर्थिक और सामाजिक नीति पर चर्चा करते हैं, विचार करते हैं। ओईसीडी से कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये सदी लोकतांत्रिक देश हैं जो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करते हैं। ऑल्टास ऑनलाइन कर लेखांकन प्रणाली, ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम। यह एक प्रणाली है जिसका मुख्य रूप से संबंधित व्यक्तियों के साथ साथ कंपनियों या संगठनों से प्रत्यक्ष करों के संग्रह में उपयोग किया जाता है। यह आयकर विभाग की रणनीतिक है जिससे जानकारी प्राप्त की जाती है और साथ ही बैंकों के माध्यम से भुगतान किए जाने वाले सभी करों का रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसमें चालान या विवरण ऑनलाइन अपलोड किया जाता है। फिर आता है ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन बैंकिंग सिस्टम। धन की मात्रा की कमी होने की वजह से या उसका विस्तार या अनुबंध करने के लिए खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीद और बिक्री को संबोधित करता है। प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री प्रणाली में धन इंजेक्ट करती है और विकास को प्रोत्साहित करती है, जबकि प्रतिभूतियों की बिक्री इसके विपरीत होती है और अर्थव्यवस्था को अनुबंधित कर देती है। ओटीसी ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का पहला छोटी कंपनियों का एक्सचेंज है, साथ ही भारत का पहला स्क्रीन आधारित राष्ट्रव्यापी स्टॉक एक्सचेंज भी है। ओटीपी वन टाइम पासवर्ड एक ऐसा पासवर्ड है जो किसी कंप्यूटर सिस्टम या अन्य डिजिटल उपकरण पर केवल एक लॉगिन सत्र या लेन देन के लिए मान्य होता है। पीएसीएस प्राथमिक कृषि ऋण समिति, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी बुनियादी इकाई और सबसे छोटी सहकारी ऋण संस्था है, जमीनी स्तर पर काम करती है। पैन स्थायी खाता संख्या, परमानेंट अकाउंट नंबर, एक कोड है जो व्यक्तियों, परिवारों और कॉर्पोरेट्स के लिए पहचान के रूप में काम करता है, विशेष रूप से उनके लिए जो आयकर का भुगतान करते हैं। यह एक अद्वितीय 10 वर्णों वाला अल्फा न्यूमेरिकल पहचान करता है जो कि भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के तहत पहचाने जाने वाला योग्य सभी न्यायिक संस्थानों को जारी किया जाता है। पीएफआरडी पेंशन नीति नियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी भारत का पेंशन नियामक है जिसे भारत सरकार द्वारा 23 अगस्त 2003 को स्थापित किया गया था और वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग द्वारा अधिकृत किया गया था। पिन व्यक्तिगत पहचान संख्या एक संख्यात्मक कोड है जो कई इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय लेन देन में उपयोग किया जाता है। व्यक्तिगत पहचान संख्याएं आमतौर पर भुगतान कार्डों के साथ जारी की जाती हैं और लेन देन पूरा करने के लिए आवश्यक होती है। फिर आता है हमारा पीओएस। बिक्री का वह स्थान है जहां बिक्री की जाती है। व्यापक स्तर पे एक पीओएस एक मॉल या बाजार या शहर हो सकता है। सूक्ष्म स्तर पर खुदरा विक्रेता पीओएस को वह क्षेत्र मानते हैं जहां ग्राहक लेन देन पूरा करते हैं, जिसे एक चेक काउंटर, इसे खरीद का बिंदु भी कहा जाता है। पीपीएफ सार्वजनिक भविष्य निधि भारत में एक बचत सहकर बचत साधन है
1968 में वित्त मंत्रालय के राष्ट्रीय बजट संस्थान द्वारा किया गया है। इस योजना का उद्देश्य आयकर लाभों के साथ उचित रिटर्न वाले निवेश की पेशकश करके छोटी बचत को जुटाना। पीपीआई पूर्व भुगतान साधन ऐसे तरीके हैं जो ऐसे संसाधनों या मूल्य के खिलाफ वस्तुओं सेवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान करते हैं। क्यूआईपी एक योग्य संस्थागत खरीदार एक निगम है जिसे एक मान्यता प्राप्त निवेशक माना जाता है, जैसे कि प्रतिभूति और विनिमय आयोग के विनियम डी के तहत नियम 501 में परिभाषित किया गया है। यह क्यूआईबी विवेकाधीन आधार पर प्रतिभूतियों में न्यूनतम 100 मिलियन का मालिक है और निवेश करता है। ब्रोकर डील की सीमा लगभग 10 मिलियन है। आरडीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है जो आईबीएम के थोन जॉस रिसर्च लैबोरेटरी के प्रसिद्ध एडगर एफ कोड द्वारा आविष्कारित रिलेशनल मॉडल पर आधारित है। आज व्यापक रूप से उपयोग आने वाले अधिकांश डेटाबेस उनके रिलेशनल डेटाबेस मॉडल पर ही आधारित है। आरईसी जिसे हम कहते हैं रूरल इलेक्ट्रॉनिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक सार्वजनिक बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी है। यह कंपनी पूरे भारत में ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं को वित्त पोषित और प्रोत्साहित करती है। आरआईडीएफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना सरकार द्वारा 1995 से 96 में चल रही ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए की गई थी। इस कोष का रखरखाव राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा किया जाता है। आरओए रिटर्न ऑन एसेट्स यह एक वित्तीय अनुपात है जो कंपनी की समग्र संसाधनों के संबंध में अर्जित लाभ का प्रतिशत दर्शाता है। इसे आमतौर पर कुल संपत्तियों से विभाजित शुद्ध आय के रूप में परिभाषित किया जाता है। आरओई इक्विटी पे रिटर्न शेयर धारकों की इक्विटी के प्रतिशत के रूप में लौटाई गई शुद्ध आय की राशि है। इक्विटी का रिटर्न एक नियम की लाभ प्रदाता को मापता है और शेयर धारकों द्वारा निवेश किए गए धन के साथ कंपनी कितना लाभ उत्पन्न करती है उसे भी। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम विशेष फंड ट्रांसफर सिस्टम है जहां धन या प्रतिभूतियों का हस्तांतरण एक बैंक से दूसरे बैंक में रियल टाइम और सकुल आधार पर किया जाता है। आरडब्ल्यू जोखिम भारतीय संपत्तियों का उपयोग बैंकों और अन्य संस्थानों द्वारा दिवालियापन के जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक न्यूनतम पूंजी की राशि निर्धारित करने के लिए किया जाता है। पूंजी आवश्यकता प्रत्येक प्रकार की बैंक संपत्ति के साथ जोखिम मूल्यांकन पर आधारित होती है। सारफीसी सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 भारतीय कानून है। यह बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों को ऋण वसूली के लिए आवासीय व्यावसायिक संपत्तियों की नीलामी करने की अनुमति देता है। एसईसी चयनात्मक ऋण नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक के हाथों में एक उपकरण है जो कि संवेदनशील वस्तुओं के खिलाफ बैंक वित्त को प्रबंधित करने के लिए। एसडीआर विशेष आहरण अधिकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा परिभाषित और बनाए रखे एक पूरक विदेशी मुद्रा भंडार संपत्ति है। सेपा सिंगल यूरो पेमेंट एरिया यह एक मूल्य वर्गित बैंक हस्तांतरण के लिए सरलीकरण के लिए यूरोपीय संघ की एक भुगतान एकीकरण पहल है। एसएमएस संरचित वित्तीय संदेश प्रणाली एक सुरक्षित देश मानक है जिसे इंट्रा बैंक और इंटर बैंक अनुप्रयोगों के लिए एक मंच के रूप में सेवा करने के लिए विकसित किया गया है। यह स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन के समान एक भारतीय मानक है जो विश्व स्तर पर वित्तीय संस्थानों के उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संदेश प्रणाली है। एसजीबी सॉवरन गोल्ड बॉन्ड सोने के ग्राम में मूल्य वर्गित सरकारी प्रतिभूतियां हैं। यह भौतिक सोने के धारकों के विकल्प निवेशकों को जारी मूल्य नकद में चुकाना होता है और बॉन्ड परिपक्वता पर नकद में बनाए रखता है। फिर आता है हमारा एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ही सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से होते हैं। आत्म सहायता और परस्पर सहायता के माध्यम से अपनी सामाजिक समस्या को हल करने के उद्देश्य के साथ आते हैं। एसएचजी अपने सदस्यों के बीच छोटी बचत को बढ़ावा देता है। बचत एक खाते में जमा की जाती है। फिर आता है हमारा एसआईएफआई प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों में से एक है। बीमा कंपनी अन्य वित्तीय संस्थान जिनकी विफलता वित्तीय संकटों को ट्रिगर करती है। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड्स द्वारा निवेशकों को प्रदान किया गया एक निवेश साधन है जो अन्य एकमुश्त राशि के बीच नियमित रूप से छोटी राशियों में निवेश करने की अनुमति देता है। निवेश की आवृत्ति आमतौर पर साप्ताहिक, मासिक या त्रैमासिक होती है। एसआईपी सिस्टमैटिकली इंपोर्टेड पेमेंट सिस्टम बड़े मूल्य और खुदरा भुगतान प्रणाली को संबोधित करता है जो अपने लेन देन की मात्रा, बाजार हिस्सेदारी, सीमा पे प्रासंगिकता और अन्य बुनियादी ढांचों की सेवा के प्रदान के लिए कारण वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एसएलआर सांविधानिक तरलता अनुपात भारतीय सरकार का शब्द है जो भारत में वाणिज्यिक बैंकों को ग्राहकों को क्रेडिट प्रदान करने से पहले नकद स्वर्ण भंडार सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूति के रूप में रखे जाने की आवश्यकता देता है। एसएलआरएस मैला ढोने वाले व्यक्तियों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए योजना भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1992 को शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य मैला ढोने वाले और उनके आश्रितों को उनका मौजूदा वंशानुगत और अप्रिय व्यवसाय से मुक्त कराना था। स्मेरा
लघु और सक्षम उद्यमों के लिए विशेष रूप से स्थापित एक पूर्ण सेवा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। यह एसएमई, माध्यम और बड़े कॉर्पोरेट्स को रेटिंग देने के लिए विकसित हुई है। फिर आता है हमारा स्माइल। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सिडबी का मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन एंड वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान सिडबी द्वारा सरकार की महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप 10,000 करोड़ रुपए के कोष के रूप में शुरू किया गया था। स्माइल के तहत लक्षित क्षेत्रों में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लिए सरकार द्वारा इंगित किए गए 25 मेक इन इंडिया क्षेत्र शामिल थे। एसपीएनएस, शेयर्ड पेमेंट नेटवर्क सिस्टम। आईबीए ने मुंबई में अपने सदस्य बैंकों के एटीएम का एक साझा भुगतान नेटवर्क सिस्टम स्थापित किया है। नेटवर्क 1 फरवरी 1997 को लाइव हुआ। तवाधान नेटवर्क के पीछे उद्देश्य सदस्य बैंकों के ग्राहकों को शहर में कहीं भी 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन और वर्ष के 365 दिन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवा प्रदान करना है। एसएसआई, लघु उद्योगों को एमएसएमई के रूप में जाना जाता है, जिन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006 द्वारा परिभाषित किया गया है। यह अधिनियम विनिर्माण उद्योगों के मामले में संयंत्र और मशीनरी में निवेश के आधार पर, सेवा क्षेत्र के उद्योगों के मामले में उपकरणों में निवेश के आधार पर उद्योगों के विभिन्न पैमानों को वर्गीकृत करता है। स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये जो है ये सुरक्षित, मानकीकृत और विश्वसनीय वातावरण है जो पूरी दुनिया भर में काम करता है। टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यह वो आय है जो कि पैसा आते ही काट दिया जाता है, वो टैक्स है जो कि सोर्स पे ही लगा दिया जाता है। टीआईएन, टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क, भारत के आयकर विभाग द्वारा प्रत्यक्ष करों के संग्रह, प्रसंस्करण, निगरानी और लेखांकन वर्तमान प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए एक पहल है। टीआईएन देशव्यापी कर संबंधित जानकारी का एक भंडारण है और इसे आईटीटी की ओर से एनएसडीएल ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। यूसीसी, जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड, कानून का एक समूह है जो कि वाणिज्यिक और व्यावसायिक सौदों और लेन देन को नियमित करने के लिए कानूनी नियमों और विनियमों को प्रदान करता है। यूसीसी व्यक्तिगत संपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री को नियंत्रित करता है। यूआईडीआई भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा वैधानिक प्राधिकरण है जो कि 12 जुलाई 2016 को भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आधार प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एक तत्रत्विक वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है जो अंतर बैंक लेन देन की सुविधा प्रदान करती है। इंटरफेस भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है और मोबाइल प्लेटफॉर्म पर दो बैंक खातों के बीच तुरंत एक धन हस्तांतरित करके काम करता है। यूएसएसडी, अनसंरचित पूरक सेवा डेल्टा, एक वैश्विक मोबाइल संचारण प्रणाली है जिसका उपयोग मोबाइल फोन और नेटवर्क में एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच टैक्स भेजने के लिए किया जाता है। यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड्स को पूर्ववर्ती से 1 फरवरी 2030 से सेबी पंजीकृत म्यूचुअल फंड्स के रूप में विकसित किया गया था। वीपीए, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का पहचानकर्ता हो जिसे व्यक्तिगत खाते से विशिष्ट रूप से मैप किया जाता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवाएं ग्राहकों को भुगतान करने और प्राप्त करने के लिए किसी भी संख्या में वीपीए बनाने का विकल्प प्राप्त करती है। डब्ल्यूसीआई, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस, ये उद्देश्य बीमित किसानों को वर्षा, तापमान, पाला, आर्द्रता आदि जैसी प्रतिकूल मौसम मापदंडों की घटनाओं के कारण अनुमानित फसल नुकसान कारण होने वाले वित्तीय नुकसान और संभावना के खिलाफ कठिनाइयों को कम करना होता है। डब्ल्यूसीएल, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन स्कीम, योजना योग्य इकाइयों और कार्यशील पूंजी सावधि ऋण के रूप में एक बार मुख्य कार्यशील पूंजी सहायता प्रदान करती है। डब्ल्यूएमसी, वेज एंड मीन्स कमेटी, सरकारी निकाय है जो सरकारी बजट की समीक्षा करने और सिफारिशें करने का काम सौंपा गया। डब्ल्यूवीपे, थोक मूल्य सूचांक, थोक वस्तुओं की एक प्रतिनिधि टोकरी की कीमत है। कुछ देश मुद्रास्फीति के केंद्रीय उपाय के रूप में डब्ल्यूपीआई परिवर्तन का उपयोग करते हैं, लेकिन अब भारत ने महंगाई मापने के लिए नया सीपीआई अपनाया है। आईटीएम, परिपक्वता तक प्रतिफल, वह कुल प्रतिफल है जो कि एक बांड में अनुमानित होता है। यदि बांड को परिपक्वता तक रखा जाए, परिपक्वता तक प्रतिफल को दीर्घकालिक बांड प्रतिफल माना जाता है, लेकिन इसे वार्षिक दर के रूप में व्यक्त किया गया। यहाँ पे हमने टॉपिक को समाप्त कर लिया है। यदि हम बात करें समरी की, बाजार उपकरण में हमने देखा एफसीसीबी, ईसीए, सिविल। विकास बैंक में हमने देखा ईएडीबी, ईबीआरडी। विविध शर्तों में हमने देखा बीओटी को, सिबिल को, सीडीबीएस को। मुख्य वित्तीय शब्द और संक्षिप्त प्रकार में हमने देखा एनईएफटी, एनएफए, एनएफएस, एनएचबी, एनआईबी, एनपीए, एनपीसीआई को। फिर हमने देखा एनपीएस, एनपीवी, एनआरआई, एनआरई, एनएसई, एनएसएफडीसी, ओसीबी को। फिर हम देखा ओईसीडी, ऑल्टास, ओएमओ, ओटीसीई, ओटीपी, पीईसी, पैन एंड पीएफआरडीए। फिर हमने देखा पिन, पी नोट्स, पीओए, पीओएस, पीपीएफ, पीपीआई, क्यूआईबी, आरडीबीएमएस। फिर हमने देखा आरईसी, आरआईडीएफ, आरओए, आरओई, आरटीजीएस, आरडब्ल्यूएस, सारफेसी को। फिर हमने देखा एससीसी को, एसटीआर को, एससीपीई को, एसएफएमएस को, एसजीबी को, एसएचजी को, सीफी को। फिर हमने देखा एसआईपी, एसएलआर, एसएमई, स्विफ्ट,
TDS, TIN, UCC, UIDAI। फिर हमने देखा UPI को, USSD को, UTI को, VPA को, WCI को, WCTL को, VMC को, WPI को, YTM को। ठीक है, तो इसी के साथ हमने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एब्रिविएशंस को खत्म कर लिया है, समाप्त कर लिया है। आप सभी से निवेदन है कि इस टॉपिक को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं उन्हें एक बार देख लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।